अमेरिकी फेड की 2 दिनों की अहम बैठक आज से शुरू। 95% जानकारों को दरें बढ़ने की उम्मीद। फेड चेयरपर्सन ने भी दरों में बढ़ोतरी के दिए थे संकेत। फेड बैठक से पहले अमेरिका में मिलाजुला कारोबार। डाउ जोन्स फिर ऊंचाई पर। एशिया में भी मिलीजुली शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी में मामूली बढ़त। टाटा मोटर्स में 5 करोड़ शेयरों के लिए 2,500 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील आज संभव। मॉर्गन स्टैनली ने शुरू की खरीद की प्रक्रिया। सूत्रों के मुताबिक टाटा सन्स के लिए हो सकती है खरीदारी। टीसीएस की ईजीएम आज। मिस्त्री और नुस्ली वाडिया को डायरेक्टर पद से हटाने पर लग सकती है आज मोहर। सूत्रों के मुताबिक मिस्त्री के पक्ष में एलआईसी करेगा वोटिंग। नोटबंदी के बाद पहली बार आएंगे रिटेल महंगाई दर के आंकड़े। नवंबर में सीपीआई 4.5% रहने का अनुमान। खाद्य महंगाई दर में कमी का अनुमान। और आज आएंगे कोल इंडिया के नतीजे। मुनाफा करीब 12% घटने की आशंका। कमजोर वॉल्यूम्स और ई ऑक्शन का असर नतीजों पर दिख सकता है। 3 दिनों की छुट्टी के बाद आज खुलेंगे बैंक। लोकल सर्विस के नए सर्वे में 36% लोगों ने नोटबंदी के फैसले को लागू करने पर उठाए सवाल। और तमिलनाडु में वर्धा तूफान में मचाई तबाही। मरने वालों की संख्या बढ़कर 10। चेन्नई में आज स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। आज से अमेरिका में 2 दिनों की फेड की अहम बैठक की शुरुआत। ब्याज दरें बढ़ना लगभग तय है, लेकिन अमेरिकी बाजार नई ऊंचाइयों पर और भारतीय बाजारों में कमजोरी। बड़ा सवाल है कैसे इस अहम बैठक के पहले ट्रेड करें आप और बताएं और बनाएं अपना पोर्टफोलियो। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान। जहां PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। और सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 15 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अच्छी शुरुआत होगी भारतीय बाजारों की। एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो यहां पर आपको एक उतार चढ़ाव बड़ा सेशन मिलेगा। जापान का बाजार जो कुछ देर पहले बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था, वापस देखिए लाल निशान में फिसल चुका है और ज्यादातर मार्केट्स इस समय दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। यूएस में भी एक मिक्स सी शुरुआत होती हुई दिखी। आप देखिए डाउ ने जरूर रिकॉर्ड उठाए, स्तर छुए फिर से, लेकिन नैस्डैक लाल निशान के साथ जाकर बंद हुआ और यूरोप के मार्केट्स में भी दबाव ही देखने को मिला। तो एफओएमसी की इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले लगता है सारी दुनिया के बाजार अब मन नहीं बना पा रहे हैं। कैसे ट्रेड करना चाहिए? देखिए अमेरिका तो जश्न मना रहा है क्योंकि उन्हें तो पता है कि ब्याज दरें इसलिए बढ़ रही हैं कि उनकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है और वो दिख भी रहा है आंकड़ों में भी और कंपनियों के नतीजों में भी। लेकिन ये तस्वीर इमर्जिंग मार्केट्स और खासतौर से भारतीय बाजारों के लिए बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि वहां पर ब्याज दरें बढ़ना इसका मतलब साफ है कि वहां की इकोनॉमी की मजबूत होना, तो लोग वहां के इन्वेस्टर वहां पैसा लगाना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय हमारे यहाँ डॉलर मजबूत होगा। और जाहिर सी बात है कि डॉलर मजबूत होने का इक्विटी मार्केट्स पर असर बहुत अच्छा नहीं पड़ता, और अगर फिर इस लिहाज से इक्विटी पर नेगेटिव असर पड़ना है तो इमर्जिंग मार्केट्स पर ज्यादा पड़ेगा। और यही वजह कि भारतीय बाजार पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी बाजारों के मुकाबले में बिल्कुल अलग तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां वहां रिकॉर्ड स्तर बनते हुए दिख रहे हैं, वहीं हम थोड़े ठंडे, हम अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर है। इनफैक्ट ये कहना ज्यादा ठीक होगा। तो ऐसे में संकेत साफ है कि हमें इस बैठक के पहले थोड़ा सा सावधानी का माहौल देखने को मिलेगा और वो दिख भी रहा है कि ऊपरी स्तर पर बाजार टिक नहीं पा रहा। शुक्रवार को जब हम शो कर रहे थे यही कह रहे थे कि 8,300 को पार करना बाजार के लिए इतना आसान है नहीं, मुश्किल काम है, और वो मुश्किल होता दिख भी रहा है। लग नहीं रहा है कि अब आप अगर इसे पार करेंगे तो 15 तारीख के बाद ही करेंगे, उससे पहले नहीं। जब कल देर रात अमेरिका में डिसीजन आएगा ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर, और परसों फिर दुनिया भर के बाजार उस पर रिएक्शन देंगे। लेकिन हाँ, एक बात कहनी होगी कि दुनिया भर के बाजारों को ये पता है ब्याज दरें बढ़ने वाली, तो आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है नेगेटिव न्यूज पर किस तरह के रिएक्शन का, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उससे पहले 8,100 8,250 ये है निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज, जिस पर आपको नजर रखनी है। और फेड की बैठक के पहले थोड़ा पोजीशन हल्की रखे ओवरनाइट तो ज्यादा बेहतर होगा। उतार चढ़ाव बढ़ेगा और इस उतार चढ़ाव को ट्रेड करने का एक ही तरीका है, या तो आप ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करें या फिर उछाल में थोड़ा सा बिकवाली करके हल्के रहें जब तक कि ये मीटिंग खत्म न हो जाए। ऐसे में ऊपरी स्तरों पर तेजी की पोजीशन कम करने में समझदारी रहेगी।
बाय करें निफ्टी को आज के लिए 8,125 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर अगर आप कम रिस्क लेना चाहें तो और बाजार ऊपर खुल जाए तो 8,150 के स्टॉप लॉस से भी खरीद सकते हैं। 8,225, 8,250 मैक्सिमम, इसके ऊपर नहीं देख रहा हूं मैं, वहां पर प्रॉफिट बुक कर ले। और दूसरा तरीका यह कि पहले मजबूत खुल जाए, थोड़ा और बढ़ने दे, 8,225 के आसपास शॉर्ट करें सिर्फ 25 पॉइंट की रिस्क के साथ, और वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 8,250 का होना चाहिए 8,150 के लक्ष्य के लिए। बैंक निफ्टी भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, 18,200, 18,700 मोटा मोटी ये ट्रेडिंग रेंज बैंक निफ्टी की नजर आ रही है। और ऐसे में रेंज की जिस तरफ पहले पहुंचे वो एक ट्रेड लेना चाहिए। खरीदारी करनी हो तो 18,150 एक बेहद स्ट्रिक्ट मजबूत स्टॉप लॉस है, वो आसानी से टूटेगा नहीं। 18,600, 18,750 दो लक्ष्य ऊपर के बनते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आज मजबूत हो जाए, पहले ऊपर जाए तो 18,600 के आसपास शॉर्ट कर दीजिए 18,750 के स्टॉप के साथ। 18,200 नीचे का लक्ष्य हो सकता है बैंक निफ्टी पर। जो सेक्टर्स मैंने चुने आज, ऑयल एंड गैस और ऑफशोर कंपनियां, ये मजबूती का ट्रेंड दिखा सकती है। इसके अलावा कमजोर साइड पर फार्मा शेयरों पर नुकसान हो सकता है। पेंट्स और एविएशन ये दो और सेक्टर है जहां पर नुकसान की संभावनाएं दिखती है। टाटा ग्रुप के शेयरों पर आज नजर होनी चाहिए, जिस तरह से टाटा मोटर्स को लेकर बड़ी खरीदारी की बात की जा रही है। ये सेक्टर, ये स्टॉक और ये पूरा ग्रुप एक्शन में रहते हैं। बिल्कुल, और इस ग्रुप के ऊपर हम विस्तार से आगे बातचीत करने वाले हैं कि टाटा मोटर्स में जो आज बुक बनेगी और उसके बाद ये जो हिस्सेदारी बिकेगी, 2,500 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे जाने हैं आज। इस सब पर विस्तार से बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं संदीप वागले साहब से, पूछते हैं वो कैसे मार्केट को आज ट्रेड करेंगे। सर गुड मॉर्निंग, कॉशियस हैं आप भी क्या? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग। फ्राइडे को जो हमने मुंह देखा 8250 के ऊपर जाते हुए, लेकिन सस्टेन नहीं किया। हम बोल रहे थे 8250 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, सस्टेन करना जरूरी है, वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब एक साफ है 8300 एक अहम रेजिस्टेंस है जो इतने जल्दी ब्रेक होते हुए ऑन द अपसाइड नहीं लगता है। अगर आप मुझे पूछेंगे मैं बेरिश हूं फॉर द डे और टू, यस, एक 80 से 100 पॉइंट नीचे की का व्यू है। लेवल्स की बात करें तो 8082 का मेरा टारगेट है, 8235 का स्टॉप लॉस है। ये जो 15-20 पॉइंट ऊपर में है, एज ऑफ नाउ मेरा व्यू है कि बेचकर चलना चाहिए। बैंक निफ्टी का रेंज है 18,150, 18,550। और एक बात कहना चाहता हूं कि वीकली बेसिस पे पैटर्न बुलिश है। वीकली में हैमर बनाए, थोड़ा सा टेक्निकल बात करें तो नीचे में अगर 100 पॉइंट आता है, 120 पॉइंट आता है, वहां पर बाइंग उभर कर आएगी। सो एज अ ट्रेडर फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स और फ्यू डेज मैं बेरिश रहूंगा, बट एज एन इन्वेस्टर पोजिशन ट्रेडर मैं बुलिश रहूंगा। ऑलराइट, चलिए तो पोजिशनल व्यू तेजी का, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी पहले देखने को मिलेगी। FIIs 4 दिनों से खरीदारी कर रहे थे, अचानक से देखिए इनकी तरफ से बाइंग का फिगर ना आना, छोटा सा सेल का फिगर आना, चिंतित हैं आप? और FNO में तो थोड़ा बड़ा सेल का फिगर है नहीं? हाँ हेमंत, लेकिन कल जिस तरह से बाजार गिरा उस हिसाब से बड़ा फिगर भी हो सकता था, तो उतना बड़ा नहीं है। हाँ, दिक्कत की बात सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स में है। स्टॉक फ्यूचर्स में 850 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स FIs ने कल के सेशन में बेचे हैं। तो कैश मार्केट में बिकवाली भले ही ना दिख रही हो, लेकिन ये याद रखना चाहिए हमेशा कि एक्शन जो होता है शॉर्ट टर्म का वो FNO में होता है, और FNO में स्टॉक फ्यूचर्स बेचे गए। जो संदीप कह रहे हैं उस बात में एक पॉइंट है कि अभी भी वीकली बेसिस पर या फिर पोजिशनल बेसिस पर चार्ट्स खराब नहीं हुए। क्यों? आप देखिए डेटा में भी दिखता है, कल के सेशन में इतनी कमजोरी होने के बावजूद FIs की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में सिर्फ 60 करोड़ की बिकवाली हुई। इसका मतलब क्या है? वो अभी बेचने के मूड में नहीं है। ठीक बात है, बहुत ज्यादा ऐसा मार्केट में बेरिश हो गए वैसा नहीं दिख रहा। ठीक है, उन्हें पता है कि अहम बैठक है और उस बैठक के पहले अगर कोई स्टॉक्स जो पीछे भाग चुके हैं इतने दिनों में, खासतौर से 4-5 दिनों से जो मजबूती बनी है, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है। तो कल के सेशन में ज्यादा जो एक्शन हुआ है FIs की तरफ से वो प्रॉफिट बुकिंग का हुआ है, बजाय इसके कि वो बहुत मंदी में आ गए हों। तो इसलिए मैं एक दिन के डेटा को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा। हाँ, मुझे दिक्कत एक ही सिर्फ दिखी कल के सेशन में, वो ये कि घरेलू फंड्स को बेचना नहीं चाहिए। 266 करोड़ का वहां बिकवाली का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा एक तरीके से आपको नेगेटिव दिख सकता है। तो ओवरऑल वैसे देखा जाए तो कल के आंकड़ों में कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 5 के 5 फिगर नेगेटिव साइड पर है। लेकिन ये नेगेटिव होने के बावजूद उतने बुरे नहीं है कि आज आप 30-40 पॉइंट SGX में नीचे खुल जाते हैं। तो कम से कम फ्लोज नेगेटिव है, लेकिन बहुत बुरे नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ कल के डेटा के बेसिस पर बाजार को ये मान लेना कि FIs ने खरीदारी बंद कर दी और यू टर्न हो जाएगा, मुझे लगता है अल्टीमेटली जो FIs का डायरेक्शन आपको मिलेगा वो फेड की बैठक के बाद मिलेगा। तो उससे 1-2 दिन पहले तक आपको मिले जुले आंकड़े इसी तरह के नजर आएंगे। बिल्कुल, तो 15 तारीख ये वो तारीख है जब सुबह सुबह भारतीय बाजार रिएक्शन देंगे, 14 की देर शाम आउटकम निकल कर आएगा फेड का। लेकिन पूछते हैं बागले साहब से कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर वो बुलिश या बेरिश हैं। आज वैसे उनका मूड थोड़ा कॉशियसनेस का है, उसके बाद अनिल से जानेंगे कि FNO से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। बताइए बागले साहब, सेल का आइडिया पहले देंगे क्या आज आप?
मेरे 2 बाय है 2 सेल है। ओके। तो व्यू स्टॉक स्पेसिफिक है, ऐसा मैं बेरिश नहीं हूँ कि कुछ भी हो बेच के चले, वो तो व्यू नहीं है। मैं सेल का आइडिया पहले दूंगा क्योंकि व्यू निफ्टी पे बेरिश है। मेरा टॉप सेल होगा अमरा राजा बैटरी, जिसमें प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकडाउन देखने को मिला है कल। ये 915 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 870। और बाय का आइडिया होगा रोल्टा, जो कल 20% सर्किट पे था, तो शायद अभी गैप से खुलेगा तो चांस नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा साइडवेज होता है और थोड़ा नीचे भी होता है। तो इसमें वीकली पैटर्न बहुत अच्छा उभर कर आया है पिछले हफ्ते, और मुझे लगता है थोड़ा अपसाइड है। तो ये 61 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 78। कल जब आप नहीं थे तो हमने इसको भी स्पॉट किया था, सुबह सुबह आपको हम लोग याद कर रहे थे, और आपको तो कल वागले साहब ने भी छुट्टी मार, आप दोनों ही कल छुट्टी पर थे, देखिए तो लोग आपको मिस कर रहे थे। ये बताइए आज एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? हेमंत, कोई खास डेटा में बदलाव नहीं, थोड़ा सा सावधानी के संकेत 2 लिहाज से कि डेटा ये बताने कि 8,300 को पार करने की जल्दबाजी में नहीं है बाजार, पहला। दूसरा एक बात और है कि 1.15 की रेंज में पुट कॉल रेशियो आने के बाद रुकता है, ओवरबॉट नहीं हो जाता लेकिन रुक जाता है। वहां पर आपको थोड़ा करेक्शन की जरूरत होती है, थोड़ी पोजीशन हल्की हो जाए। देखिए, तो परसों शुक्रवार को 1.10 पुट कॉल रेशियो था, कल घटकर हो गया 1.07, 3 बेसिस पॉइंट से घटा है। तो हो सकता है आज तेजी के साथ बाजार खुल जाए, और अगर आप 1.15, 1.12 की रेंज में पुट कॉल रेशियो देखें तो वहां पर थोड़ा सा सेकंड हाफ में हल्का होने की कोशिश करें। ये बता रहे कि उन लेवल के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है। एक इंटरेस्टिंग कल के सेशन में दिख रहा है 7,600 का पुट एक्टिव होता हुआ दिखा है, वहां पर थोड़ी पोजीशंस बनती हुई दिखी। हालांकि बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं है, 3 लाख शेयरों की बनी है, लेकिन थोड़े नीचे के लेवल के पुट एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल एक ही संकेत बहुत क्रिस्टल क्लियर है, वो ये कि 8,300 के ऊपर जाने के लिए बाजार को मशक्कत करनी पड़ेगी, उसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल नजर आता है। अच्छा अनिल, ये बताइए टाटा ग्रुप, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका निफ्टी में बड़ा वेटेज है। टाटा मोटर का डीवीआर दोनों मिलाकर 3.5% के आसपास का वेटेज, राइट। टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा पावर, इन तीनों को मिलाकर 5.5% का वेटेज, और इन सबको मिला लें 9% का वेटेज निफ्टी पर ये समूह रखता है। और आज जिस तरह से ब्लॉक डील की बात हो रही है, मॉर्गन स्टैनली ने जो बुक खोली है शेयर खरीदने के लिए, ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, और टाटा ग्रुप के शेयरों पर आज किस तरह का असर देखने को मिलेगा? एक सिंपल एनालिसिस तो ये होता है कि ये पॉजिटिव है। प्रमोटर्स खरीदना चाहते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि टाटा सन्स को खरीदना है, टाटा सन्स के बिहाफ में मॉर्गन स्टैनली खरीदेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रमोटर स्टेक बढ़ाना चाहें तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वो पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन इसमें 2 बातें होती है, प्रमोटर्स कब स्टेक बढ़ाना चाहते हैं। एक तो ये कि जब प्रमोटर्स को लगे कि मेरी शेयर की वैल्यू कम है और शेयर इससे ऊपर ट्रेड होना चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, शेयर के भाव कम है। वो कब होता है? जब बाजार का मूड बड़ा खराब होता है। दूसरा, प्रमोटर कब बढ़ाना चाहते हैं? जब उन्हें टेक ओवर का कोई खतरा दिख रहा हो। बिल्कुल। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ज्यादा नजर आता है कि कोई दूसरा ग्रुप आकर बड़ी कंपनी पर, मेरी कंपनी पर हाथ न मार ले, वो साइरस मिस्त्री की तरफ उनका इशारा हो सकता है। तो अगर वो सोचकर टाटा सन्स बढ़ाने, तो ये एक शॉर्ट टर्म तेजी वाला मामला है। अगर प्रमोटर ये सोचकर बढ़ाते हैं कि मेरे शेयर में वैल्यू बहुत ज्यादा है और उस लिहाज से मुझे खरीदना चाहिए, तो ये लॉन्ग टर्म तेजी वाला मामला बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो वैल्यू धीरे धीरे आपको शेयर प्राइस में आती हुई दिखती है। तो पहली बात। दूसरी बात हेमंत, इसमें जो है वो है कि जनरली आप ये ऑफर ब्लॉक डील्स जो होते हैं ना, ये जो बुक बनती है, हमेशा अब तक हमने बिकवाली की देखी है। बिल्कुल। ये फर्स्ट टाइम ऐसी बुक बन रही है जिसमें खरीदारी की बन रही है। पॉजिटिव सरप्राइज। हाँ, ये पॉजिटिव। नहीं तो हमेशा नीचे की फ्लोर प्राइस आती है, वो फ्लोर प्राइस होगी, उसके ऊपर काम बनती है। लेकिन अब इसमें एक बड़ा कैच है, वो ये कि 10% प्रीमियम ऊपर तक खरीदना चाहते हैं टाटा मोटर्स के शेयर। जी हाँ। अगर ये बुक 3%, 5%, 7% प्रीमियम पर बनती है, तब तो मजे की बात है। लेकिन फर्ज करें, ग्लोबल मार्केट्स के माहौल को देखते हुए, इमर्जिंग मार्केट्स को देखते हुए, एफआईज फ्लोर प्राइस पर ही बेच जाते कि चलिए आपको 0.25% स्टेक चाहिए, हम फ्लोर प्राइस पर दे देते 5 करोड़ शेयर। अगर फ्लोर प्राइस पर दे देते तो ये स्टॉक के लिए बहुत नेगेटिव है कि इस प्राइस पर सप्लाई है। तो अल्टीमेटली 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। टाटा सन्स अगर बायर है, बहुत अच्छी बात है, प्रीमियम पर डील होती है और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रीमियम बहुत नहीं मिलती है तो फिर ये स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म होगा, जो एक सुबह सुबह तेजी हो जाएगी, और अगर प्राइस बहुत प्रीमियम पर नहीं आती तो स्टॉक फिर नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल। तो इंपॉर्टेंट होगा किस भाव पर डील होती है, और आप देखिए जो 499 रुपए का मैक्सिमम प्राइस बताया गया है, वो कल के मार्केट प्राइस से 10% प्रीमियम पर है। तो देखना होगा कितने प्रीमियम पर दरअसल ये डील होती है। 10% पर तो होती हुई नहीं दिख रही साफ तौर पर। एडीआर ने देखिए कल 3-4, 3.5% का रिएक्शन दिया। देखिए इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे, बताएंगे और कौन से स्टॉक्स हैं टाटा समूह के जो आज एक्टिव रहेंगे।
लेंगे एक छोटा सा ब्रेक पहले, और ब्रेक के बाद हमारे साथ विकास सेठी जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पिक्स भी अभी आपको बताना बाकी है। वागले साहब के भी पिक्स हम आपको थोड़ी देर में बाकी के बचे हुए बताएंगे, और सबसे पहले आपको बताएंगे कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय निकल कर आ रही है निफ्टी पर आज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट की निफ्टी पर आज क्या राय निकल कर आ रही है। मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल कह रहे हैं खरीदना चाहिए, और टारगेट देखिए 8,300 के पार भी निकलेगा, और उनको लगता है 8,350 भी हासिल होगा, तो बहुत बुलिश है मानस। 8080 का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए, और उन्हें निफ्टी बेचेंगे मानव चोपड़ा, जो लगाएंगे स्टॉप लॉस 8,240 पर 8,100 के लक्ष्य के लिए। लेकिन मुदित गोयल फिर से देखिए बुलिश, और वो कह रहे हैं 8,270 तक तो आराम से जाएगा निफ्टी। 8130 का स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग पोजिशन बनाएं। मुकाबला करने के लिए नीरव अखारिया है तैयार, शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी को 8,210 के स्टॉप के साथ 8,130 का लक्ष्य। मामला बराबरी का है अब तक, लेकिन अब आप देखिए विवेक ने पूरी जो बाजी है वो पलट दी है, वो भी बेचना ही चाहते हैं निफ्टी को, और वो है वागले साहब के साथ। देखिए 8,250 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट देख रहे हैं 8,110 का। आज ज्यादा लोग बेचने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 3 लोग हैं शॉर्ट साइड पर और 2 है तेजी की तरफ, और विवेक भी बेचना चाहते हैं 8,200 के आसपास। तो लेवल्स बहुत साफ नजर आ रहे हैं। ऊपर की तरफ निफ्टी 8,250 के पार निकलेगा नहीं, ये दिख रहा है पांचों एक्सपर्ट के राय के मुताबिक, और नीचे जो सपोर्ट है निफ्टी पर वो है 8,100 से लेकर 8,130 की रेंज में। ये 30 पॉइंट की रेंज है अहम सपोर्ट। बिल्कुल, चलिए ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाले हैं, आइए देख लेते हैं 5 का पंच। सन फार्मा के लिए बेहद खराब खबर। जो उम्मीद की जा रही थी कि हलोल प्लांट के इंस्पेक्शन के बाद शायद यूएसएफडीए की तरफ से कुछ अच्छी संकेत आते हुए दिखे, वैसा नहीं है। यूएसएफडीए ने वहां के टेस्टिंग प्रोग्राम पर बड़े सवाल उठाए, और उनका यह कहना है कि इसकी डिजाइन सही तरीके से नहीं की गई, और यूएसएफडीए के इन ऑब्जर्वेशंस के बाद सन फार्मा की आज पिटाई तय है। इसके अलावा पिटाई होगी बजाज फाइनेंस की भी। देखिए नतीजों से पहले अब इन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत करी और उनको समझाने की कोशिश करी कि डिमोनेटाइजेशन का कितना असर इस कंपनी पर पड़ा है, और कमेंट्री बहुत खराब है। कह रहे हैं कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स की डिमांड घट गई है, लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी इस समय नहीं खरीद रहे हैं, तो साफ तौर पर ये कंपनी कर्ज देने का काम करती है, और इस समय कर्ज लेने वाले तो गायब हैं, तो दिक्कत हो सकती है इस शेयर में आज भी। ग्लेनमार्क फार्मा इस कंपनी के लिए बेहद पॉजिटिव खबर। जेटीआई ये एक दवा है जो अमेरिका में इन्हें बेचने के लिए मंजूरी मिल गई, जेनेरिक वर्जन। अगले 6 महीने तक जेनेरिक ड्रग ये एक्सक्लूसिव बेच पाएंगे। $2.5 बिलियन से ज्यादा का इसका मार्केट है, तो ग्लेनमार्क के लिए बेहद पॉजिटिव खबर। और ग्लेनमार्क का कहना है कि इस रकम का इस्तेमाल वो कर्ज घटाने में करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, पिछले हफ्ते ये पता था, ये खबर सोमवार को आने वाली है, कल शाम आ चुकी है, तो आज स्टॉक रिएक्शन तो देगा, लेकिन ऊपरी स्टोर पर कहीं प्रॉफिट बुकिंग ना हो या फिर सेल ऑन न्यूज ना हो जाए, इसका जरूर ध्यान रखें। और कल भी हमने प्री ओपनिंग सेशन में इसके बारे में जिक्र किया था और बताया था लोगों को कि आज देर रात होने वाला है, तो कल आप देखिए तेजी जो आप हमें बता रहे हैं वो कल भी हो चुकी है। लेकिन ONGC ये एक ऐसा स्टॉक है जिन्होंने अक्टूबर में कहा था, देखिए कंपनी ने कि वो बोनस देना चाहती है, 2 पर 1 का बोनस भी इन्होंने ऐलान किया, और उसको शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ साथ कच्चे तेल में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है, उसका फायदा भी ONGC, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां और ऑफशोर कंपनियों को भी मिलेगा। आज फोर्टिस हेल्थकेयर ये स्टॉक रहेगा एक्शन में, और यहाँ पर प्रमोटर्स फोर्टिस हेल्थकेयर के जो काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी वो शायद इसका बेच सकते हैं। अब खबरें आ रही कि TPG नाम का एक जो प्राइवेट इक्विटी फंड है, बड़ा फंड है, वो 26% हिस्सा यहाँ खरीद सकता है। तो फोर्टिस हेल्थकेयर में काफी बड़े इन्वेस्टर्स का निवेश है, और अब TPG जैसा बड़ा PE इन्वेस्टर भी यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद सकता है। एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब और विकास सेठी जी, और अब लेते हैं विकास सेठी जी से उनकी राय कि कौन से शेयरों में रहेगा एक्शन उनके लिहाज से आज। सर पहले तो बताएं दिग्गज शेयर जो आपको पसंद है खरीदारी या बिकवाली के लिहाज से आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग हेमंत। जो स्टॉक्स मैंने दिग्गज शेयर चूज करे हैं उनमें सबसे पहला स्टॉक रहेगा जो आज सुर्खियों में है, टाटा मोटर्स। ये स्टॉक में जो कल देर रात जो न्यूज आई है वो बेहद ही पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। मुझे लगता है इस स्टॉक में आज बिल्कुल एक शानदार तेजी देखने को मिलेगी, और इसका एक और कारण ये भी है कि मुझे लगता है अपने ऊपरी लेवल से ये स्टॉक काफी करेक्शन हो चुका है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं। फिर कल इन्होंने अपने जो गाड़ियों के दाम है उसमें भी 25,000 रुपये करके गाड़ियों के दाम भी बढ़ाए हैं, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर
शेयर है। बाकी जो सबसे बड़ी न्यूज है कि अगर टाटा सन्स इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है तो दैट शुड बी टेकन एज ह्यूजली पॉजिटिव बाय इन्वेस्टर्स। तो उस लिहाज से मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल अच्छी तेजी रहेगी। तो आई एम बुलिश ऑन टाटा मोटर्स फॉर टुडे। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो भी आज खबरों में है, ग्लेनमार्क फार्मा। कल के खराब बाजार में भी स्टॉक में एक पॉजिटिव रुझान था और कल देर रात इन्होंने जो अपना एक ब्लॉकबस्टर ड्रग यूएस में लॉन्च किया जिसकी मार्केट साइज भी काफी बड़ी है, तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाना चाहिए। ये स्टॉक पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और जो तीसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये भी जो क्रूड के दाम में ओपेक और नॉन ओपेक के बीच जो सहमति बनी है प्रोडक्शन कट को लेके, उसके कारण से क्रूड में जो उछाल है उसका एक मेजर बेनिफिशियरी होगा। स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से कल खराब बाजार में थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट मुझे लगता है आज फिर यहाँ पे अच्छा तेजी बननी चाहिए। तो आई वुड बी बुलिश ऑन ऑयल इंडिया ऑल्सो फॉर टुडे। ओके, तो ऑयल इंडिया, टाटा मोटर, ग्लेनमार्क, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी करके पैसा बनेगा। आज आपका ये राय विकास सेठी जी की। बाकी के कौन से मिड कैप आइडियाज हैं वो भी उनसे पूछेंगे, लेकिन वागले साहब आपने कहा रोल्टा खरीदें, अमर राजा बैटरी खरीदें, ये बताइए, बेचें माफ कीजिएगा, ये बताइए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप बुलिश है बेरिश हैं? हीरो मोटोकॉर्प में एक ट्रेडिंग सेल है, बेचने का व्यू है शॉर्ट टर्म। 3246 का स्टॉप लॉस होगा, 3105 का टारगेट होगा जो आज और कल में आ जाना चाहिए। इंजीनियर्स इंडिया एक स्टॉक है जिसमें मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देती है, ये मैं एवरी करेक्शन पे बाय करूंगा या इवन करंट लेवल्स पे बाय करूंगा। 303 के स्टॉप लॉस है फॉर अ टारगेट ऑफ 324 और ये ट्रेडिंग टारगेट है, मुझे इससे कई ज्यादा लंबा 360 से 400 तक का पोजिशनल टारगेट है। ओके, तो इंजीनियर्स इंडिया खरीदेंगे और रोल्टा खरीदेंगे, हमारा राजा बेचेंगे, हीरो मोटोकॉर्प बेचेंगे, तो बाइक बेचेंगे, बाइक के साथ बैटरी भी बेचेंगे, बाइक के साथ बैटरी फ्री। ओके, चलिए ये राय है वागले साहब की। लेकिन कुछ बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है विकास सेठी जी की लिस्ट में, जो छोटे छोटे कैश वाले हैं, मिड कैप स्टॉक्स, बताऊंगा आपको थोड़ी देर में इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। संदीप वागले, विकास सेठी, हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे टाटा मोटर्स की और ये ग्रुप आज फोकस में रहने वाला है। विकास सेठी जी को भी टाटा मोटर्स पसंद है। ये बताइए वागले साहब, टाटा मोटर्स का स्टॉक देखकर और टाटा मोटर्स का डीवीआर देखकर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर आज ट्रेडर्स की निगाहें टिकी होनी चाहिए? हेमंत, ऑब्वियसली ये न्यूज के बाद ये ऊपर ही खुलना है, बट मुझे नहीं लगता ये 480 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो ऊपर में अगर एज ए ट्रेडर आपको प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं समझता हूं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव नहीं है, बेसिक ट्रेंड नेगेटिव है, तो 475 टू 480 में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपको वापस 450 का भाव मिल सकता है या 450 के नीचे भी मिल सकता है। टाटा मोटर्स डीवीआर 305-310 का वो लेवल है जिधर आप बेच सकते हो। ऑन द डाउन साइड 285-290 मिल सकता है। 475-480 यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और टाटा मोटर्स 300, डीवीआर 315, डीवीआर 305-310, 305-310। अच्छा, टाटा टीसीएस के ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि टीसीएस की भी आज ईजीएम है, मिस्त्री साहब को हटाया जाएगा। मिस्त्री साहब को देखना होगा उस ईजीएम में एलआईसी किस तरफ वोट करता है। कल के बाजार में एक चीज अच्छी थी, देखिए सारे शेयर आईटी के कमजोर थे, लेकिन ये शेयर देखिए मजबूत होता हुआ दिख रहा था। ये बताइए, ये क्या स्ट्रांग दिख रहा है आपको चार्ट्स पर? हेमंत, इसके लिए स्ट्रांग दिखता है कि इसका एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है जो कि 2150 2160 के आसपास है। तो मुझे वो स्ट्रांग इस तरफ से दिखता है कि वो ब्रेक नहीं होगा, ऊपर में शायद वो 2300 के ऊपर ना जाए, तो एक 4-5% की ट्रेडिंग अपसाइड है। मोमेंटम नहीं दिख रहा है, बट 2150 भी ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। ठीक बात है, तो ठीक है, मतलब कोई आईटी स्टॉक ऐसे तो मजबूत है नहीं, थोड़ा चल जाए अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिका का खतरा तो अभी तक बरकरार है। चलिए, ये तो राय हुई टीसीएस और टाटा मोटर्स पर, लेकिन कौन से स्टॉक्स कैश मार्केट के पसंद है विकास सेठी जी को, और उनके स्टॉक बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, लिस्ट भी बड़ी है आज फिर से, तो पूछते हैं उन्हीं से। सेठी साहब बताइए, कौन से शेयर चुने आज आपने? बिल्कुल अनिल जी, जो स्टॉक्स मैंने चूज करे उसमें सबसे पहला स्टॉक रहेगा सनटेक रियल्टी। एक रियल एस्टेट कंपनी है। कंपनी के कल देर शाम नतीजे आए थे, इस तिमाही के बेहद ही शानदार नतीजे थे। हालांकि स्टॉक कल भी पॉजिटिव था, बट मुझे लगता है आज बेहतरीन इसमें एक तेजी देखने को मिलेगी। सो इट शुड बी पुट ऑन रडार, और अगर कोई खरीदारी के मौके मिलते हैं तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। जो दूसरा तीसरा स्टॉक रहेगा वो एक ही सेगमेंट से है, अबान ऑफशोर और सेलान एक्सप्लोरेशन। ये दोनों स्टॉक्स जो क्रूड के दाम में बढ़त हुई है उसके एक मेजर बेनिफिशियरीज हैं। ये
ये ऑफशोर ड्रिलिंग कंपनीज है, तो ये ऑफशोर सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इनके कारोबार को क्रूड के बढ़ते हुए दामों का बहुत फायदा होता है, इनके रिग्स के यूटिलाइजेशन रेट बढ़ती है, इनके रेंटल्स भी बढ़ते हैं, तो ये दोनों स्टॉक्स पे बिल्कुल नजर होनी चाहिए। इसके अलावा मेरी नजर रहेगी टोरेंट पावर पे। पावर स्टॉक्स कल खराब बाजार में भी अच्छा कर रहे थे, सब पावर कंपनीज के स्टॉक्स अच्छे थे, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, सीएससी, इसमें टोरेंट पावर मुझे पसंद है और मुझे लगता है आज यहाँ पे तेजी और होनी चाहिए। और जो फाइनल स्टॉक रहेगा वो रहेगा हिंदुस्तान कॉपर का, जिसके आज नतीजे आने हैं। मुझे लगता है इसके नतीजे इस तिमाही के अच्छे आने चाहिए और इस हिसाब से मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूं। मुझे लगता है 63 के लेवल पे ये कल बंद हुआ है, इन लेवल्स पे इस पे खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो सारी खबरों पे देखिए विकास जी की निगाहें टिकी रहती हैं। आज नंबर्स अच्छे आएंगे हिंदुस्तान कॉपर के, तो यहां पर रखिए नजर, और अच्छी तेजी ऑफशोर शेयरों में और देखने को मिलेगी। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की नजर कहां पर है, और खास तौर पर एक शेयर जिसकी चर्चा हमने सुबह भी की थी टॉप 5 में, और वो है बजाज फाइनेंस, जिसकी कमेंट्री काफी कमजोर है। इसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बताइए क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का। बिल्कुल, इन्होंने कल इन्वेस्टर कॉल किया था और जहां पे खास तौर पे डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है उस पर बातचीत करी थी। तमाम ब्रोकरेजेस आई हैं। क्रेडिट स्विस का मानना है कि अगर नवंबर डिस्क्लोजर एक रिप्रेजेंटेशन है पूरे क्वार्टर का, तो पूरे क्वार्टर के AUM जो है Q3 के 32 से 33% गिर सकते हैं। यानी कि डिमोनेटाइजेशन के बाद वैसे भी कंपनी सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है इस पूरे सेक्टर में, और शायद वैल्यूएशन मल्टीपल्स करेक्ट होते हुए आपको नजर आए। 600 का टारगेट, अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग। जेफरीज का भी यही मानना है, उनका कहना है कि आगे जाते हुए इसकी अर्निंग्स मॉडरेट होंगी, स्लिपेजेस बढ़ेंगे, इसलिए वो भी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग रखेंगे, और 702 के टारगेट की इन्होंने बात करी है। और डॉयचे बैंक कहता है वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, महंगे हैं, सेल रिकमेंडेशन 750 के टारगेट्स के लिए। और इसके अलावा आशीष और कौन से स्टॉक्स हैं रेडार पर? सिटी की CESC पे एक रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक यूटिलिटी सेक्टर में सबसे टॉप स्मॉल कैप पिक है उनकी। बाय रेटिंग है स्टॉक पे 790 के टारगेट्स, यानी कि लास्ट क्लोज से 27% का अपसाइड। मॉर्गन स्टैनली की स्टील सेक्टर पे रिपोर्ट आई है जहां पे उनका कहना है डोमेस्टिक कीमतें मजबूत रहेंगी, इबीटा पर टन डोमेस्टिक कंपनीज में एक्सपैंड होता हुआ नजर आएगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस बैकड्रॉप पे JSW स्टील उनकी टॉप पिक है सेक्टर की। टाटा स्टील का डोमेस्टिक कारोबार स्वीट स्पॉट पे रहेगा, लेकिन अंडरवेट है सेल पे। उनका कहना है वैल्यूएशंस अब इस कंपनी के खासे महंगे हो चले हैं। ओके, तो सेल के वैल्यूएशंस महंगे लग रहे हैं, लेकिन CLSA की मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सुबह सुबह आशीष देख रहा था डिमोनेटाइजेशन पर। ये बताइए 2017 के टॉप पिक्स भी उन्होंने उस रिपोर्ट में बताए हैं, कौन से हैं वो? बिल्कुल, CLSA की ये तो पहली है, मेरे ख्याल से तमाम रिपोर्ट्स अब आएंगे एक करके। 2017 की टॉप पिक्स आई हैं, मल्टीपल थीम्स पर हैं, कंजम्पशन, वैल्यू, अर्निंग्स, विजिबिलिटी को देखते हुए। जहां तक डीमोनेटाइजेशन की बात है, उनका कहना है कि अनलाइकली है कि मार्च 2017 के बियॉन्ड इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इस बैकड्रॉप पे उनका मानना है ITC, मारुति और Z बेहतरीन पिक्स होंगे। ITC के सिगरेट वॉल्यूम्स इंप्रूव होंगे और वैल्यूएशन सस्ते हैं। मारुति में एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 2 सालों में 12% की वॉल्यूम ग्रोथ, और डिस्क्रिशनरी स्पेंड में बेस्ट लार्ज कैप पिक उनका मानना है। ICICI और वेदांता भी उनके रडार पर है, जहां पे उनका कहना है ग्लोबली जो वैल्यू थीम है उस पर प्ले है। ICICI बैंक बेहद अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है और रीरेटिंग के लिए तैयार खड़ा है। वेदांता उनका मानना है अगले 2 सालों में बहुत तगड़ा वॉल्यूम ग्रोथ देगा। और लास्ट में एक और स्टॉक है पावर ग्रिड। उनका मानना है जिस तरह की प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स विजिबिलिटी है उस लिहाज से स्टॉक बेहतरीन है। 30% ईयर टिल डेट रिटर्न्स के बावजूद ये स्टॉक अट्रैक्टिव है। रिपीट कर दूं, ITC, मारुति, Z, ICICI बैंक, वेदांता और पावर ग्रिड, ये 6 स्टॉक्स हैं टॉप 2017 CLSA बेट्स। परफेक्ट। तो इन तमाम शेयरों पर लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से कुछ देर बाद, लेकिन उससे पहले वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया। स्वागत है सुमित आपका। पहले स्टॉक पर राय लूं उससे पहले बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी खरीदें या बेचें? गुड मॉर्निंग अनिल जी। वेल अनिल जी, कल का फॉल हमको एक अच्छा खासा देखने को मिला। वीकेंड में लास्ट वीक हमको अच्छी पॉजिटिव क्लूज देखने के बाद कल हमको सडन सेल ऑफ देखने को मिला है। OI डेटा के हिसाब से 8300 कॉल में हाईएस्ट OI डेटा ऊपर में देखने को मिल रहा है। 8200 में कल हमको कॉल राइटिंग देखने को मिली है। नीचे में 8000 से पुट का OI डेटा 7700 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इंडिकेशन
फिलहाल एक बार वीकनेस के ही बने हुए हैं। 8,000 8,050 तक के लेवल्स हमको जल्दी ही शायद देखने को मिल सकते हैं। अब प्योरली अगर किसी ने इंट्राडे ट्रेड करना है तो कल के हाई का स्टॉप लॉस भी रखा जा सकता है, जो कि 8230 के आसपास है। और अगर थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेके चलना है तो सेफ स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिहाज से टेक्निकल लेवल के हिसाब से 8275 का होगा, और नीचे में टारगेट हमको 8070 8020 के देखने को मिल सकते हैं। 2 से 3 दिनों का टाइम होराइजन लेके चले और ये स्टॉप लॉस ऊपर में मान के चले। ट्रेडिंग के लिहाज से टेक्निकल लेवल के हिसाब से 8275 है, ओआई डेटा के हिसाब से 8300 है। तो जब तक अब ये ऊपरी लेवल टूटेंगे नहीं तब तक एक बार फ्रेश तेजी थोड़ा सा सोचना डिफिकल्ट है। अगर इंट्राडे में कोई पुलबैक मिलता है 8200 210 तक का तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है 8070 8020 के टारगेट्स के लिए। तो आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स हैं देखिए काफी बेरिश हैं, कॉशियस हैं। वागले साहब भी थोड़े कॉशियस थे, सुमित जी भी देखिए कॉशियस हैं। अच्छा सुमित जी बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप ज्यादा बेरिश हैं, और अपने टॉप पिक्स भी बताइए सारे। जी बिल्कुल, देखिए स्टॉक्स के अंदर सीमेंट में अंबुजा सीमेंट वीक लग रहा है अभी। इसने पिछले 2-3 दिनों में इनफैक्ट कल ही हमने एक अच्छा सेल ऑफ देखा है। अभी ऐसा लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स में एक करेक्शन देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है आने वाले दिनों में और करेक्शन देखने को मिलेगी। तो इमीडिएटली अंबुजा सीमेंट के अंदर 210 के आसपास सेल बनाया जा सकता है, 216 का स्टॉप लॉस, और नीचे में टारगेट 200 से 198 पहले इमीडिएट टारगेट्स होंगे। उसके बाद हमको 190 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यानी ओवरऑल 190 के टारगेट के लिए अंबुजा सीमेंट में सेल करना चाहिए 216 के स्टॉप लॉस से। दूसरा पिक बीपीसीएल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर हमको ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। पिछले 2 से 3 दिनों में हमने ऊपर में दबाव देखा है और कल हमने एक अच्छा सेल ऑफ भी देखा था। इमीडिएटली ऐसा लगता है कि बीपीसीएल के अंदर प्रेजेंट लेवल से 600 का टारगेट और 600 टूटता है तो 580 तक के लेवल्स हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। आई थिंक बीपीसीएल में प्रेजेंट लेवल्स पे सेल बनता है 632 का स्टॉप लॉस और नीचे में 580 के टारगेट। ओके, तो बीपीसीएल और अंबुजा सीमेंट 2 में आपको बिकवाली करनी चाहिए। लेकिन एक पुट ऑप्शन भी चुना है सुमित आपने एशियन पेंट्स का, बताएं उसके टारगेट्स और कौन सी स्ट्राइक प्राइस का ये पुट ऑप्शन। जी बिल्कुल अनिल जी, एशियन पेंट्स के अंदर भी कल हमने एक अच्छा फॉल देखा है और इस बार ऐसा लगता है कि जो रिसेंट लोज लगे थे 15 दिन पहले 870 875 के लेवल्स के, वहां तक एशियन पेंट्स में हमको फॉल देखने को मिल सकता है। कल की एशियन पेंट्स की क्लोजिंग 910 रुपए की थी। इमीडिएटली 900 की स्ट्राइक प्राइस में अच्छा मोमेंट हमको देखने को मिल रहा है। तो एशियन पेंट्स का 900 का पुट खरीदना है जो कि 15 रुपए के आसपास मिलेगा। इसके अंदर खरीदारी करें पुट में, यानी हम मंदी कर रहे हैं एशियन पेंट्स के अंदर। स्टॉप लॉस होगा इसका 8 रुपए का और नीचे में अगर ये 875 के लेवल्स दिखा देता है हफ्ते भर के अंदर तो इस पुट की वैल्यू 25 से 32 रुपए होने की पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक 900 का एशियन पेंट का पुट लेके काम किया जा सकता है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर जो देखिए आप थीम अगर पकड़े तो विकास जी भी कह रहे हैं कि कच्चे तेल की जो रैली है उससे फायदा मिलेगा अबान को, सेलान को, और कच्चे तेल की जो रैली है उससे नुकसान होगा ओएमसीज को, पेंट कंपनियों को। और साफ तौर पर आप देखिए 3% की कल रैली देखने को मिली, उससे पहले 5% की तेजी देखने को मिली। 18 महीने के हाईस पर आ गया है कच्चा तेल और नवंबर लो से 23% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कच्चे तेल का जो इम्पैक्ट है वो आज भी बाजार पर, शेयरों पर, सेक्टर्स पर देखने को मिलेगा। और कौन से सेक्टर्स हैं जो इससे प्रभावित होने वाले हैं, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। विकास सेठी, संदीप वागले और सुमित बगड़िया हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। तो आप भी कहीं मत जाइए, देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है विकास सेठी, संदीप वागले, सुमित बगड़िया, और अब दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ इक्विटी रश के CEO कुणाल सरावगी भी। कुणाल जी आपका भी स्वागत है। तो शुरुआत आपसे की जाए, अभी आप जुड़े हैं तो अपनी ताजा कॉल्स बताइए सर, कहाँ ट्रेडिंग के मौके हैं आज स्टॉक्स में आपके लिहाज से। देखिए मुझे लगता है अनिल जी की ओवरऑल मार्केट की ट्रैजेक्टरी कुछ साइडवेज टू नेगेटिव रहने की उम्मीद है। ऐसे में कुछ एक शेयर्स हैं जो कि मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले टोरेंट पावर में मेरी खरीद की राय है। हमने इसमें एक लगातार आउट परफॉर्मेंस देखी और कल के ट्रेड में मुझे एक ब्रेकआउट नजर आया। मुझे लगता है कि यहां पर 194 195 के टारगेट आएंगे। 186 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीद की राय है। दूसरा काउंटर इंजीनियर्स इंडिया है, पहले भी मैंने इस पर खरीद की राय दी है। इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, एक ब्रेकआउट आ चुका है और इसके शॉर्ट टर्म इमीडिएट स्ट्रक्चर में भी एक ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लगता है कि यहां पर 318 320 के लेवल्स आएंगे। 308 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीद की राय है। तीसरी खरीद की राय टीवीएस मोटर्स पर है, जहां पर कि मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट कल के ट्रेड में हमने देखा था। टारगेट 380 का रहेगा, स्टॉप लॉस यहां 363 पर रखें। एकमात्र बिकवाली की कॉल है पिडिलाइट में, जहां पर कि बहुत फियर्स एक्शन कल देखा गया था। ब्रेकडाउन हमने चार्ट्स पर देखा है, मुझे लगता है 590 तक फिसल सकता है। 620 पर स्टॉप लॉस रखें, शॉर्ट कर।
बिल्कुल, तो पिडिलाइट बेचिए और देखिए कच्चे तेल का जो थीम है वो इसके लिए भी बिल्कुल सही साबित होता है। 5% की बड़ी गिरावट कल के सत्र में देखने को मिली और क्रेडिट स्विस जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि अगर ये कच्चे तेल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो दिक्कत पिडिलाइट को और हो सकती है। तो इस स्टॉक पर मंदी की साइड रखिएगा नजर। और टोरेंट पावर तो विकास सेठी जी भी कह रहे हैं खरीदना चाहिए और EIL में वागले साहब भी कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए। उनका टारगेट 400 रुपए का आगे आने वाले दिनों में। तो ये स्टॉक्स हैं जो कुणाल ने आपको सजेस्ट करें और इनमें से 2 स्टॉक्स कॉमन भी हो रहे हैं। लेकिन एक स्टॉक जो बार बार देखिए ब्रेक में जब भी हम लेते हैं वागले साहब कहते हैं आज तो बजाज फाइनेंस बहुत तेजी से गिरेगा। सर कौन से लेवल्स आपको दिख रहे हैं चार्ट पर आते हुए, बताइए। हेमंत, आज के पहले मैं ये कह दूं कि कल अनिल जी नहीं थे और जिस तरह से वो अर्ली मॉर्निंग जो 15 मिनट्स में स्टॉक स्पॉट करते मैं ट्रैक कर रहा था, वो शायद अर्ली मॉर्निंग में 896.75 का ओपन हाई था। तो आप 890 जैसे ही टूटता आप स्पॉट करते। मेरे रडार में 878 में आया था क्योंकि वो मल्टीपल लोज एक सपोर्ट को ब्रेक किया था। वहां से 5% का लो गया है और मुझे आज और 5% आज कल अगर मैं होता काम कर रहा होता शो कर रहा होता ये होता तो कितना नुकसान आपने करवाया है। एक दिन की छुट्टी में लोग पहले से बहुत गाली दे रहे हैं, बोले वागले साहब के साथ आप कहाँ चले गए थे, मार्केट इतना गिर गया। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मुझे लगता है 800 से 780 ये आज होगा या अगले 2-3 दिन में होगा। कोई भी हल्का सा बाउंस बैक मिलता है तो ये बेचने का ले है, पैटर्न बहुत वीक है। चलिए, तो ये है बजाज फाइनेंस पर राय कमजोरी की तरफ। सेठी साहब हमारे साथ है और सेठी साहब से भी राय ली जाए NBFC शेयरों पर। सेठी साहब थोड़ा इंतजार करना चाहिए खरीदने का वक्त आएगा, क्योंकि अब जैसे जैसे मैनेजमेंट के व्यूज ये सुनने में आ रहे हैं, जैसे अभी हम बजाज फाइनेंस का जिक्र कर रहे थे, डर लग रहा है परफॉर्मेंस को लेकर। और ये एक चीज तो पक्का दिख रही है कि धंधा मंदा होने वाला है। और तिमाही के नतीजों से पहले अगर ये ऐसे इन्वेस्टर्स को बुला बुला के बताएंगे तो इसका मतलब तो है लोग अपने अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करेंगे। अच्छा, अब ये रिकवर कब होगा ये अभी पता नहीं। तो मंदा होने के संकेत तो मैनेजमेंट ने दे दिए, ठीक बात है। अब ये रिकवर 2-3 महीने में होता है, 6 महीने में होता है, 12 महीने में होता है, ये भी संकेत जब आएंगे तब आएंगे। तो उससे पहले क्या ये NBFC थोड़ी सी हल्की कर ली जाए, क्या कहेंगे आप विकास जी? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, इनके जो नतीजे आने वाले हैं इस क्वार्टर के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही खराब आने वाले हैं। अगले क्वार्टर में भी इसका स्लो डाउन का इम्पैक्ट बिल्कुल रहेगा। उसके बाद लगता है मुझे जो नए फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से इसमें थोड़ा स्टेबल या नॉर्मल होने चाहिए। तो स्टॉक्स पे बिल्कुल दबाव रहना चाहिए। बट अगर ये बहुत ज्यादा पैनिक होता है और यहां से जैसे बजाज फाइनेंस भी अगर 10-15% और करेक्ट हो जाता है, तब डेफिनेटली लंबी अवधि के निवेशक को तो थोड़ा प्रीएम्प्ट करते हुए कि आप 3-6 महीने बाद जब परफॉर्मेंस सुधार होगा तो स्टॉक्स चलेंगे, तो उस लिहाज से इनको खरीदारी की लिस्ट में डालना चाहिए। अभी हाल फिलहाल तो बिल्कुल वीक लगते हैं। कल स्टॉक में बिफोर द प्रेस कॉन्फ्रेंस ये 7-8% की हमने गिरावट देखी है। आज भी वो कंटिन्यू रहनी चाहिए और अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है और अच्छे मौके मिलेंगे इन स्टॉक्स में खरीदारी करने के। चलिए, तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए अगर खरीदना है, अच्छा लगता है तो थोड़ा इंतजार कर ले। अट्रैक्टिव लेवल्स यानी नीचे से और सस्ते भाव आपको देखने को मिलेंगे। शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के लिए। मयूरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के। हाय मयूरेश, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका व्यू क्या है इस समय बाजार पर? मॉर्निंग हेमंत जी। आई थिंक जैसे एक इमर्जिंग मार्केट सेल ऑफ हमें विटनेस कर रहे हैं हम बिकॉज ऑफ प्रेशर्स ऑन करेंसीज एज वेल एज बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग। मुझे लगता है जो बॉन्ड सेल ऑफ है, आई थिंक वो एक क्लियर दर्शा रहा है कि जो इंडियन मार्केट्स का डीमोनेटाइजेशन प्लस इमर्जिंग सेल ऑफ, आई थिंक ये ड्यूअल इम्पैक्ट में हम फंस चुके हैं। प्लस कॉर्पोरेट अर्निंग्स, आई थिंक मार्केट कंसेंसस यही है कि Q3 के काफी सॉफ्ट और डेबिट रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट एक रेंज में रहेगा। तो आई थिंक इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच फॉर क्वालिटेटिव स्टॉक्स टू probably correct. I think better levels market में एंट्री पॉइंट के हिसाब से मिल सकते हैं over the next few weeks. जी, तो ये है बाजार पर राय मयूरेश की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के उस पार हम लेंगे मयूरेश से उनके टॉप इन्वेस्टमेंट पे, साथ ही सुमित से भी हमें कुछ और वायदा कारोबार के स्टॉक्स पर बातचीत करनी है जहां एक्शन आज रहने वाला है। इन सब पर होगा फोकस इस ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट है हमारे साथ इस वक्त, पूरा दमदार पैनल है। संदीप वागले साहब, मयूरेश जोशी, कुणाल सरावगी और सुमित बगड़िया। एक स्टॉक जो रहेगा दबाव में, और पूछने का मजा भी सुमित से क्योंकि वो हर चीज शॉर्ट करना चाहते हैं। तो सुमित, आपके लिए शॉर्ट वाला एक अच्छा कैंडिडेट मिला है हमें, सन फार्मा। बेचेंगे ना? हलोल वाले प्लांट को लेकर जो US FDA के ऑब्जर्वेशन आए वो बड़े खराब है। वो बोल रहे हैं कि इनकी टेस्टिंग प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है।
और ये थोड़ा मामला मुश्किल वाला दिख रहा है सन फार्मा के लिए। बताइए कितना गिरेगा? यस, बिल्कुल मामला थोड़ा सा दिक्कत वाला ही है। कल की जो क्लोजिंग थी वहां से एक बार ऐसा लगता है कि 20 से 30 रुपए का फॉल हमको एक बार देखने को मिल सकता है। वैसे भी स्टॉक के अंदर जो इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है वो 650 के लेवल्स के आसपास बन रहा है और ऊपर में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 690 और 700 के लेवल्स के आसपास। तो जब तक ये लेवल्स के ऊपर में क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक एक बार वीकनेस तो देखने को मिलेगी और ये न्यूज का इंपैक्ट भी एक बार हमको थोड़ा नेगेटिव ही देखने को मिल सकता है। तो दैट मीन 675 680 के बीच में इसको एक बार सेल करके काम किया जा सकता है। नीचे में 660 650 के लेवल्स हमको सन फार्मा के अंदर देखने को मिल सकता है। तो फार्मा कंपनियों के लिए काफी सारी खराब खबरें हैं। सन फार्मा के लिए खराब खबर, सिंजिन के लिए खराब खबर। कल एक हादसा हुआ है, वहां पर उनके R&D यूनिट में आग लगा है। हालांकि अब तक उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन सिंजिन का शेयर भी रडार पर रहेगा। और फोर्टिस हेल्थकेयर ये एक ऐसी कंपनी है जो रडार पर आज रहेगी। खबरें, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 26% हिस्सेदारी प्रमोटर्स यहां पर बेच सकते हैं और टीपीजी इसे खरीद सकता है। फोर्टिस हेल्थकेयर चार्ट पर देखकर बताइए वागले साहब, कैसा लगता है आपको? क्या तेजी बन सकती है? ऊपर में रेजिस्टेंस है स्टॉक में। हेमंत, कुछ दिनों पहले मेरे ये बाय रडार पर आया था, आई थिंक 170 के लेवल्स पे, लेकिन वो 185-86 पे फिजल आउट हो गया। लेकिन मैं अभी भी बेरिश नहीं हूं। मुझे नहीं लगता है 160 ऑन द डाउन साइड ब्रेक करेगा। ऑन द अपसाइड 180-185 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ये 15-20 रुपए के रेंज में सीमित रहेगा। आई थिंक करंटली 170 है। मेरे लिए तो नो क्लियर व्यू है। ओके, फिलहाल कुछ न किया जाए। फंडामेंटली आपको पसंद है क्या फोर्टिस हेल्थकेयर और साथ ही ग्लेनमार्क? मयूर, आपसे राय लूंगा क्योंकि फोर्टिस के लिए तो ये खबर आई है जो हेमंत अभी बता रहे थे कि भाई 26% हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रमोटर बेचेंगे, टीपीजी खरीद सकता है। दूसरा ग्लेनमार्क की जो खबर आई, $2.5 बिलियन का मार्केट है जिस ड्रग का, जेनरिक ड्रग के लिए, जेटिया, नाम भी इंटरेस्टिंग है। इसके लिए अप्रूवल मिली है अमेरिका में उन्हें। तो बताइए दोनों शेयरों में क्या राय है आपकी? तो अनिल जी, आई थिंक अगर फोर्टिस हेल्थकेयर की हम बात करें तो जो उसका जो हेल्थ केयर डिवीजन, स्पेशली जो हॉस्पिटल बिजनेस है, आई थिंक मैं जैसे बार बार कह रहा हूं, आई थिंक आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। क्योंकि अगर हम सारे पैरामीटर्स देखें, नंबर ऑफ डॉक्टर्स दैट आर ऑपरेटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नंबर ऑफ बेड्स फंक्शनल इन द कंट्री, एंड एड टू दैट आई थिंक जो मेडिकल टूरिज्म का एक फैक्टर है, आई थिंक जो लिस्टेड एंटिटीज हैं और जो स्केयरसिटी प्रीमियम मिलता है ये स्टॉक्स को स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, आई थिंक ये बरकरार रहेगा। उसका जो दूसरा पार्ट है सारा डायग्नोस्टिक्स, दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस हैज बीन डूइंग फैंटास्टिकली वेल। अगर इसके मार्जिन हम देखें, अर्निंग्स देखें और जनरल ट्रेजेक्टरी देखें इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल मार्केट साइज, $5.7 बिलियन से 15-16% ग्रोथ की उम्मीद है, क्लोज टू 8.7-8.9 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो मेरे ख्याल से आई थिंक द मार्केट स्कोप इज क्वाइट सब्सटैंशियल। सो आई विल नॉट बी एबल टू स्पेकुलेट ऑन द न्यूज जो चल रही है, मगर अगर ये स्टॉक डिक्लाइन पे मिलता है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के रडार पे रहना चाहिए। दूसरा, जहां तक ग्लेनमार्क का सवाल रहा, आई थिंक ओवर द लास्ट 12 months आई थिंक 22 अप्रूवल्स उनको मिली है। जेटिया, जैसे आप राइटफुली कह रहे हैं, अगर ये ड्रग लॉन्च होता है तो इसकी मार्केट एड्रेसेबल साइज इज क्वाइट लार्ज, $200 to $225 million। हालांकि मैं आई थिंक उम्मीद रखूंगा अराउंड इफ इट इज लॉन्च अराउंड $160 to $170 million इन टर्म्स ऑफ व्हाट ग्लेनमार्क कैन एक्चुअली बी टारगेटिंग। दूसरा, आई थिंक जो इनके की लॉन्चेस हैं, जैसे हम इनहेलर कंपोनेंट देखते हैं, सेरेटाइड करके का ड्रग है जो ड्राई पाउडर इनहेलर है, वहां पे आई थिंक काफी स्कोप है टू इंक्रीज देयर अर्निंग्स फ्रॉम $5 million to $20-25 million टू से द लीस्ट। और अच्छी खासी पाइपलाइन है, वेलकॉल करके एक ड्रग इनका लॉन्च होने की उम्मीद है और द नेक्स्ट ईयर एंड रेनेगेल और रेनोवेल, आई थिंक ये ड्रग्स लॉन्च होंगे। और जनरली अगर हम R&D स्पेंड्स देखें अराउंड 11% ऑफ टोटल टॉप लाइन, इनकी जो AND पाइपलाइन है 61 ANDAs विद 23 पैराफोर्स, ये काफी एड्रेसेबल मार्केट है, इसे एड्रेसिंग US, रशिया, जहां तक कि बेटा मार्जिन कैन टच 23% बाय 2019। इसलिए आई थिंक इवन ऑन एन अर्निंग्स पैरामीटर EPS ऑफ अराउंड ₹55 द कंपनी कैन इजीली पोस्ट बाय 2018। इसलिए जो इन्वेस्टर्स के पास ग्लेनमार्क जैसा स्टॉक है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए दोनों ही फार्मा स्टॉक्स पर मयूरेश की। वक्त है एक और ब्रेक का, लेकिन इस ब्रेक के बाद जो एक्शन होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि 3 दिनों की छुट्टी के बाद शुरुआत होगी करेंसी मार्केट की। तो देखना होगा आज करेंसी मार्केट में किस तरह का रुझान आपको देखने को मिलता है, रुपए की कैसी होती है शुरुआत, क्योंकि SGX निफ्टी बता रहा है कि नो डायरेक्शन, न तेजी की तरफ न मंदी की तरफ। कल की तेज गिरावट के बाद आज फ्लैट है, लेकिन हाँ एशिया कमजोर है, तो देखना होगा एशियाई बाजारों की तर्ज पर क्या हम कमजोर खुलते हैं या फिर कल की गिरावट से उबरने की कोशिश करते हैं। तो बाजार का भरपूर एक्शन, प्री ओपनिंग सेशन, उसके बाद स्टॉक 2020 के 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज और 9-15 से एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल करेगा आपकी मदद
सेटअप करेगा आज की ट्रेडिंग का आपके लिए। बताएंगे कहां है शुरुआती कारोबार में दिन भर की कमाई के मौके। पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।